क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को कवर कर रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो सबसे पहले बात होता है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी होता है। एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है या स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, यानी इनका सिंबल होता है बी से, और एक प्रकार की ये वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। वहीं अगर इनकी हम यूनिट की बात करें तो इनकी यूनिट होती है क्या, इनकी यूनिट होती है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर इनकी यूनिट होती है। कहीं कहीं इनको टेस्ला भी लिखा जाता है या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिखा सकता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। अब देखिए कहीं कहीं इनको क्या लिखा रहता है, टेस्ला लिखा रहता है, या कहीं कहीं इनको वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिखा रहता है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिखा रहता है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। इसको हम टेस्ला भी बोलते हैं या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि करंट कैरिंग वायर। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि करंट कैरिंग वायर किस तरह से बिहेव करता है। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे ऑर्सवर्ड नाम के, उन्होंने देखा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर इसके आगे उन्होंने एक कंपास को रखा, क्या रखा, कंपास को रखा, तो वहाँ से उन्होंने ये पाया कि कंपास में क्या हुआ, कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, यानी मैग्नेटिक कंपास जो था वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। यानी जब उन्होंने करंट कैरिंग वायर के बगल में यानी आसपास उन्होंने कंपास को रखा, तो उन्होंने यह पाया कि कंपास में क्या हुआ, कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन हुआ। जैसे मान लीजिए कि ये करंट नीचे आ रहा है और यहाँ पर भी उन्होंने कंपास रखा, तो उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक कंपास है वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। जो मैग्नेटिक कंपास है वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। अब यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, तो वहाँ से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से उनको ये सिद्ध हुआ कि जो करंट कैरिंग वायर है वो अपने आगे क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। यानी उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट जब किया कि उन्होंने करंट कैरिंग वायर के आसपास कंपास रखा, तो उन्होंने यह पाया कि करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने करंट कैरिंग वायर अगर है तो अपने आगे क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अराउंड इटसेल्फ। यानी उन्होंने फाइनली क्या ऑक्सफोर्ड ने क्या कंक्लूजन पाया कि जो करंट कैरिंग वायर है वो एक प्रकार की मैग्नेट है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास को जब उन्होंने रखा तो क्या हुआ, डिफ्लेक्शन से हुआ। तो यहाँ से उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो करंट कैरिंग वायर है, जो करंट कैरिंग वायर है, जो करंट कैरिंग वायर है वो एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का मैग्नेट है। अब मैग्नेट है क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन से हुआ, और आगे एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि करंट कैरिंग वायर के आगे प्रोड्यूस करती है, यानी अगर कई करंट कैरिंग वायर है तो अपने आगे पीछे क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो आप ये भी नोट कर लीजिए, जो करंट कैरिंग वायर है वो प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। यानी अगर कोई करंट कैरिंग वायर रहता है, करंट कैरिंग वायर रहता है तो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अब देखिए, आपने चैप्टर नंबर 1 पर पढ़ा था चार्ज, यानी चार्ज तो प्रोड्यूस करता है, अगर कहीं पर चार्ज रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। अब देखिए,
अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, इसके बगल में अगर हमने चार्ज रख दिया और वो चार्ज जो है वो रुकी अवस्था में है यानी रेस्ट पे है, तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगता है, वहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, नो फोर्स एक्ट। वहीं अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके बगल में हमने चार्ज को रखा और चार्ज ने क्या किया, कुछ न कुछ मोशन किया, यानी चार्ज यहाँ पर मोशन में है यानी गति में है। तो अगर चार्ज मोशन में आ गया तो यहाँ पर फोर्स लगेगा, यानी अब चार्ज जो है क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा ड्यू टू सम फोर्स। यानी मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर के बगल में हमने चार्ज रख दिया, अगर वो रुकी अवस्था में यानी रेस्ट पर है, तो वहाँ पर कोई फोर्स, अब यहाँ पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं कि अगर कोई चार्ज है और उसको हमने करंट कैरिंग वायर के बगल में रखा और वो चार्ज रुकी अवस्था में है, तो वहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगता है। वहीं अगर कई करंट कैरिंग वायर है, उसके बगल में हमने चार्ज को रखा और वो चार्ज मोशन में है, तो वहाँ पर क्या होता है, फोर्स एक्ट करने लगता है। तो यहाँ से अब यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट किसका, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ पर बात आती है किसकी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी भी करंट कैरिंग वायर पर तभी मैग्नेटिक फील्ड लगता है, तभी फोर्स लगता है जब वो चार्ज मोशन में हो। यानी अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर पर तभी फोर्स लगेगा जब चार्ज क्या हो, मोशन में हो। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पर चार्ज है, रेस्ट पर है, तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं एक्ट किया। वहीं अगर करंट कैरिंग वायर के बगल में हमने एक चार्ज रखा, यानी करंट कैरिंग वायर के आसपास हमने चार्ज रखा और वो चार्ज मोशन में का है, यानी कोई ना कोई मोशन कर रहा है, तो वहाँ से अगर वो चार्ज मोशन करेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ फोर्स जनरेट हो जाती है। तो यही है क्या, तो वही है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। यानी फोर्स कब लगता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड पर, तो जब करंट कैरिंग वायर पर चार्ज मोशन पे रहता है तो वहाँ पर फोर्स एक्ट करने लगता है। तो अब बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं कि बायो सीवर्ट्स लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, फिर उसके बाद करंट कैरिंग वायर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेंगे हम। फिर उसके बाद बात कर लेंगे कि लॉरेंस फोर्स क्या होता है। उसके बाद टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेडियस का एक्सप्रेशन क्या होता है, डेरिवेशन इनके आते हैं बोर्ड में। तो ये सब बात अब हम करेंगे। अब देखिए, जो मैग्नेटिक मूविंग कॉयल है, मैग्नेटिज्म है, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादातर हाथों का खेल होता है। यानी इसमें होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, जैसे राइट हैंड पाम रूल से आपको डायरेक्शन पता करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ न कुछ अपना डायरेक्शन के लिए हाथों का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डिटरमाइन करने के बहुत से तरीके, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ, जैसे अगर हम कहें कि हमको मैग्नेटिक फील्ड का डिटर्मिनेशन करना है, तो सबसे पहले आया आपका बायो सीवर्ट्स लॉ। यानी अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डिटर्मिनेशन करना है तो सब शुरुआत में सबसे पहले क्या आया, बायो सीवर्ट लॉ आया। बायो सीवर्ट लॉ ने हमको बताया कि हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं। बायो सीवर्ट्स लॉ। तो अब बायो सीवर्ट लॉ की अब चलिए बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम बायो सीवर्ट लॉ की बात करें तो बायो सीवर्ट लॉ में हमको क्या बताया गया, हमको बायो सीवर्ट लॉ में बताया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी डीएल लेंथ यानी स्मॉल लेंथ डीएल के लिए, डीएल लेंथ ऑफ वायर
डीबी। यानी बायो सीवर्ट ने हमने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए कि एक प्रकार करंट कैरिंग वायर है, अगर हमको इस पॉइंट पी पर कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से क्या कीजिए, एक छोटा सा डीएल काट लीजिए, यानी डीएल स्मॉल कोई डीएल यहाँ से क्या कीजिए, इसको कट कर लीजिए और वहाँ से आपको पी तक का डिस्टेंस निकालना है, जो कि जिसको आप इसका रेडियस क्या मान लीजिए, आर मान लीजिए, यानी डीएल से पी तक का डिस्टेंस आप आर मान लीजिए। तो बायो सीवर्ट ने हमको बताया कि किसी भी स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, उन्होंने यही चर्चा किया। यानी जैसे हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, हमको पॉइंट पी पर क्या चाहिए रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डीएल स्मॉल एलिमेंट डीएल काट स्मॉल छोटा सा कट कर लेंगे और उसको यहाँ से क्या कर देंगे, पॉइंट आर डिस्टेंस तक मानकर वहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, वहाँ से हमको डीबी यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। तो उन्होंने यहाँ से क्या पाया, उन्होंने पाया कि अगर कि स्मॉल एलिमेंट डीएल लेंथ के लिए किसी पॉइंट पी पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसकी वैल्यू जो आती है वो होती है, यानी इसको इंटीग्रेट कर जो वैल्यू आती है डीबी, वो क्या आती है, वो आती है आपका μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये क्या है, यही है आपका क्या, यही है बायो सीवर्ट लॉ। यानी किसी भी स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है μ0/4 आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो क्या होता है, डीबी इज इक्वल टू होता है μ0/4 आई, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की तरफ आप क्या कीजिए, घुमाइए, तो डीएल क्रॉस आर कर दीजिए, यानी डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। तो देखिए वेक्टर फॉर्म ये है, और वेक्टर से अगर हमको स्केलर में लाना है तो क्या करेंगे, अब इसको अगर आप तोड़ेंगे तो आई डी एल आर साइन थीटा आएगा, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आर क्यूब था ना, आर क्यूब था तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बायो सीवर्ट ने हमको यही बताया कि अगर कोई स्मॉल एलिमेंट डीएल का हमको मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट फाइंड करना है किसी पॉइंट पी पर, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से उन्होंने बताया कि हम तो उसकी वैल्यू जो होगी, यानी वहाँ से उसकी इंटेंसिटी, यानी किसी भी स्मॉल एलिमेंट वायर की इंटेंसिटी यानी वैल्यू अगर हमको किसी पॉइंट पी पर निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू होगी μ0/आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। वहीं इसका वेक्टर फॉर्म कोई पूछे तो वेक्टर फॉर्म आपका हो जाएगा μ0/4 आई डी एल क्रॉस आर बटे आर क्यूब। अब यहाँ पर μ0/4 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इनवर्स। जहाँ पर μ0 होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जहाँ पर μ0 क्या होता है, यहाँ पर μ0 होता है आपका परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसको बोल सकते हैं वैक्यूम या एयर में, यही होती है म्यू की वैल्यू। यानी बायो सीवर्ट लॉ ने हमको ये बताया कि अगर किसी स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए हमको किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो उसकी वैल्यू आती है आपकी μ0/4 आई डी एल क्रॉस आर बटे आर क्यूब। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वहीं स्केलर फॉर्म में क्या आता है μ0/4 आई डी एल साइन थीटा बटे आर क्यूब। यहाँ μ0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर इनवर्स, एम्पियर का स्क्वायर इनवर्स, जहाँ पर μ0 होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर के लिए। तो ये है इनका बायो सीवर्ट का लॉ। अब आता है कि डायरेक्शन क्या होगा, यानी डायरेक्शन क्या लेंगे हम, तो डायरेक्शन अगर हमको लेना है तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा, डीएल से आर की तरफ, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा, यानी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की ही वैल्यू तो निकाल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हम लोगे
डी एल क्रॉस आर, यानी जो डी एल क्रॉस आर की वैल्यू होगी वही इसका डायरेक्शन होगा। यानी डी एल क्रॉस आर जो होगा, जैसे हमको यानी डी एल से आर की तरफ हमको घुमाना पड़ेगा, तो वही इसका मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे इस पॉइंट पर हमको चाह रहा है तो क्या होगा, तो डी एल से आर की तरफ, जैसे डी एल ये हो गया और आर ये हो गया, तो क्या है, अंदर की तरफ, तो क्या आएगा, इनवर्ड आएगा। तो ये आपका डायरेक्शन निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि डी एल क्रॉस आर कर दीजिए, तो वहाँ से आपको डायरेक्शन मिल जाएगा।